हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 15 है। इससे पहले 14 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उन मॉडल पेपर्स में भी, तो आप उन मॉडल पेपर्स को भी ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.5 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपका। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है धान, गेहूँ, मड़वा और पड़ती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा की पीएच मान है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का जो पीएच मान होता है ये 5.5 एवं 6.5 के मध्य होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 2007 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला है आपका, गढ़वाल के इतिहास का सबसे दुखद वर्ष किसे माना जाता है। गढ़वाल के इतिहास का सबसे दुखद जो वर्ष है ये माना जाता है 1803 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, 8 सितंबर 1803 में गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप आया था, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ढांकर क्या है। ढांकर है सामान खरीदने के लिए आज़ादी से पूर्व दुगड्डा यानी कोटद्वार जाना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो दुगड्डा है, दुगड्डा कोटद्वार से 16 किलोमीटर उत्तर में लंगूर व सिलगाड़ के संगम पर स्थित है। 19वीं शताब्दी में दुगड्डा को पंडित धनी राम मिश्र ने अपने खेत में बसाया था, जो कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। यह स्थान साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल रहा। याद रखेंगे, जो दुगड्डा स्थान है ये साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल रहा। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोला पाल के आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय इसी नगर को जाता है। अगला है आपका, बागेश्वर के समीप थैलीपाटन में किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं। बागेश्वर के समीप जो थैलीपाटन है यहाँ पे तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, जो बागेश्वर है उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। याद रखेंगे, उत्तराखंड का नीलगिरी बागेश्वर को कहा जाता है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। बागेश्वर को बागनाथ व व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखें। 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। 1974 में बागेश्वर को अलग तहसील बनाया गया और 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद का गठन हुआ था। तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस लेखक को
आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है? ये लेखक हैं पानू खोलिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पानू खोलिया की बात करें तो इनका जन्म 13 अक्टूबर 1939 को अल्मोड़ा के देवली गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत के छठे आठवें दशक के सृजकों में पानू खोलिया का विशिष्ट स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्य का ज्ञानपीठ पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। साहित्य का ज्ञानपीठ पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखेंगे, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। 2015 में सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। 2015 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। इन्हीं के परामर्श पर ऑल इंडिया रेडियो, याद रखेंगे, इन्हीं के परामर्श पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। पंत जी को काला या बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1964 में लोकायतन महाकाव्य के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि माना जाता है। याद रखेंगे, प्रकृति का चितेरा कवि माना जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं जो हैं ये प्रकृति पर ही हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसरोवर जाने वाले यात्रा गुजरते हैं। मानसरोवर जाने वाले जो यात्री हैं ये काला पानी से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलने वाली इस यात्रा का आयोजन जो है भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से होता है। इस यात्रा की अवधि जो है ये 40 दिनों तक होती है। 40 दिन तक ये यात्रा चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कब अनुमति दी? योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 1972 में अनुमति दी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बना है। याद रखेंगे, जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई थी। टिहरी बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 2400 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। टिहरी बांध का डिज़ाइन जो है ये जेम्स ब्रून द्वारा किया गया था। जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिज़ाइन बनाया था। 1986 में रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण में समझौता हुआ था। अगला है आपका, अलकनंदा और मंदाकिनी
का संगम स्थल कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है सोनप्रयाग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांध हिमनद से निकलती है और राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा नदी है। इसका दूसरा नाम है विष्णु गंगा। गंगा का दूसरा नाम है। मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी रुद्रपुर जनपद के मद्राचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी सहायक नदी है मधुगंगा। मधुगंगा मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम काली मठ के पास होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला है आपका, समता नामक पत्र की स्थापना कब हुई? समता नामक पत्र की स्थापना 1935 में हुई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समता नामक समाचार पत्र जो है इसकी स्थापना संस्थापक थे हरिप्रसाद टमटा, श्री हरिप्रसाद टमटा। समता पत्र के संस्थापक थे श्री हरिप्रसाद टमटा। समता नामक पत्र जो है ये हिंदी भाषा में था और इसका प्रकाशन जो है अल्मोड़ा से होता है। 1935 से लगातार प्रकाशित होने वाला समता पत्र राष्ट्रीय आंदोलन के युग में स्थानीय स्तर पर दलित जागृति का पर्याय बन गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना महादेवी वर्मा ने कब की? महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना महादेवी वर्मा ने 15 सितंबर 1902 को की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है महादेवी वर्मा। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया 27 अप्रैल 1982 को। अगला क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु गठित कौन सी समिति है? इस समिति का नाम है नेगी समिति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई? रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना 1952 में की गई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुड़की की बात करें तो रुड़की शहर जो है ये सोलानी नदी के तट पर बसा है। सोलानी नदी के तट पर बसा है रुड़की शहर। इसे इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है। प्राचीन में रुड़की गुज्जरों के लंढौर रियासत के अधीन था। लंढौर के अंतिम राजा रामदयाल की मृत्यु के बाद रुड़की ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 1826 में सहारनपुर के ज्वालापुर तहसील का मुख्यालय रुड़की स्थानांतरित कर दिया गया। 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर में सर्वप्रथम अंग्रेज डॉक्टर फाकनर ने चाय का बगीचा कब लगवाया? डॉक्टर फाकनर ने अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में चाय का बगीचा 1835 में लगवाया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका,
इचारी बांध कितने मीटर ऊंचा है जो टोंस नदी पर बना है? इचारी बांध जो है ये 60 मीटर, याद रखेंगे 60 मीटर ऊंचा है जो टोंस नदी पर बना है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टोंस नदी की बात करें, टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपी नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपी नदी से मिलकर बनती है। टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कौन सी नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है? ये नदी है टोंस नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया चितंबरा के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चितंबरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को किया गया। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्णप्रयाग नगर किन नदियों के संगम पर बसा है? कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर बसा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलकनंदा नदी जो है ये चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है, और जो पिंडर नदी है ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो आप ये चीज़ें याद रखें। अगला है आपका, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। देखिए सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति के ऊपर काफ़ी रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार या प्रकृति का चितेरा ये उपनाम इनके हैं। तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं ये वीडियो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।